गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने कोशी इंटीग्रल थ्योरम को पढ़ा था और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने लिए थे। आज भी हम कुछ इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपने कल लिए थे, आज भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से एक बार देख लेंगे और आपकी ये क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के इन क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कोशी इंटीग्रल थ्योरम में आपको करना क्या होता है। जो भी आपका प्रेस्क्राइब रीजन होता है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है अगर उसके अंदर सिंगुलैरिटी है या कोई ऐसे पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट बन रही है, तो वो क्या वो रीजन के अंदर आते हैं या बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा देखना होता है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं कि आपने ये लिया है क्वेश्चन, वेरीफाई कोशीज थ्योरम बाय इंटीग्रेटिंग ई की पावर आई जेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेज एट द पॉइंट 1 + i -1 + i एंड -1 -i। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये क्या कहा गया है कि वेरीफाई करना है कोशी थ्योरम को। तो मतलब हमें ये करना है कि आपको ये रीजन ड्रॉ करना है और इसके बाद सभी पाथ के अलोंग आपको इंटीग्रेशन निकालना है और उन सभी इंटीग्रेशन का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्योंकि आपने कोशी इंटीग्रेशन थ्योरम में यही कहा था कि अगर आपका फंक्शन किसी दिए गए रीजन में एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, जीरो आता है। तो आइए बात कर लेते हैं इसकी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट -1 माइनस आयोटा दे रखा है। तो आप जानते हैं कि इस वाई एक्सिस पर आप क्या लेते हैं, इमेजनरी पार्ट, और एक्स एक्सिस पर आप क्या लेते हैं, रियल पार्ट आप लेते हैं। तो जब आपने -1 को ड्रॉ करेंगे तो चूंकि -1 कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर -1 यहाँ आएगा क्योंकि रियल पार्ट है, और माइनस आयोटा वो नीचे की तरफ आएगा। तो दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब ये क्या होगा, दोनों कॉमन पॉइंट, तो -1 - i। 1 + i के लिए आपको +1 एक्स एक्सिस पर चलना है, माइनस और +1 ही वाई एक्सिस पर। तो दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ऐसे ही आप जब एक्स एक्सिस पर -1 चलेंगे तो इधर, और जब आप वाई एक्सिस पर +1 चलेंगे तो दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ आएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करा, एक ये ट्राइंगल टाइप की शेप आपने बना ली है। अब इसके अंदर 3 पाथ हैं। एक पाथ को आपने C1 कहा, एक को आपने C2 कहा और एक को C3 कहा। तो आपको ये कहना है कि अगर आप इन तीनों पाथ के लॉन्ग इंटीग्रेशन करें, लाइन इंटीग्रेशन निकालें, तो तीनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी आपकी थ्योरम वेरीफाई होगी। तो आपने यही कहा है, इसको C1 बोल दिया, एक पाथ को C2 बोल दिया, C3 बोल दिया, और तीनों को I1 I2 I3 से आपने डिनोट किया। C1 अलोंग C1 जब आप बात कर रहे हैं तो अलोंग C1 का मतलब क्या हो गया है कि आप कौन से पाथ के अलोंग बात कर रहे हैं, कि ये जो C1 आपके पास पाथ है यानी A से लेकर B तक। तो ए बी के अलोंग क्या है हमारे पास, जो ये लाइन है ए बी के अलोंग अलोंग जो लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = 1। क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठी हुई लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = 1 होती है। तो y = 1 आपने यहाँ पर ले लिया है, किस लाइन के अलोंग, किस पाथ के अलोंग, ए बी के अलोंग, यानी कर्व C1 के अलोंग। तो जब आपने इसके अंदर y = 1 रखा तो z क्या होता है, x + iy। तो y की वैल्यू आपने 1 रखी तो z कितना मिला आपको, x + i। तो जब आपने इसका डिफरेंशिएशन करा तो dz = कितना मिल गया है, dx आपको मिल गया है। तो I1 जब आपने लिया तो कितना हो गया हमारे पास, C1 e की पावर iz, और कितना हो गया हमारे पास, dz हो गया। ठीक है, तो जब आपने ये लिया तो अब जब आप पहले इंटीग्रेशन को ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको e की पावर iz, तो z की वैल्यू आपने रख ली x + i, और dz की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, dx होगी। बात करते हैं लिमिट की। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन किसके अलोंग कर रहे हैं, x के अलोंग। तो जब प्रीवियस इस वाली आप फिगर में देखते हैं तो यहाँ x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 1 से लेकर -1 तक। क्योंकि यहाँ पर आपने x में अपने इंटीग्रेशन को चेंज किया है, x कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 1 से लेकर -1 तक। आप लोगों को एक क्वेश्चन याद भी आ रहा होगा जो लास्ट सेमेस्टर में आपको ऐसा हमने कराया था। तो जब आपने यहाँ पर लिमिट रखी, इसका इंटीग्रेशन किया, e की पावर आई एक्स -1 हो गया आयोटा से, e की पावर आई एक्स अपॉन आई, दोनों साइड की लिमिट लगाई, तो ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब बात करते हैं पाथ C2 की। तो C2 के अलोंग जब आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो C2 जब आपने लिया है तो C2 कौन सी लाइन है हमारे पास, ये वाली। तो इस लाइन के अलोंग जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होती है, ये हो गई x = -1। x = -1 की, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x की, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x = -1। जब आपने इस लाइन के अलोंग किया तो x = -1 लिया, z में x की वैल्यू -1 रखी, dz i dy हो गया। जब इस बार आपने सारे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाए हैं तो इंटीग्रेशन किस में हो रहा है, y में हो रहा है। तो आप देखिए पाथ बी के अलोंग या C2 के अलोंग जो आपका y है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 1 से लेकर -1 तक, या आयोटा से लेकर माइनस आयोटा तक क्या करता है, वैरी करता है। तो आपने क्या ले ली लिमिट, यहाँ पर आयोटा से लेकर माइनस आयोटा तक आपका क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये लिमिट क्या कर रही है आपकी, वैरी करती है। अब चूंकि ऑलरेडी जो आपके पास ये दिया हुआ है आयोटा, ये किसको शो करता है, इमेजनरी पार्ट को। तो y कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, यहाँ पर आपके पास y वैरी करेगा 1 से लेकर -1 तक, क्योंकि आयोटा केवल इमेजनरी पार्ट को दिखाने के लिए शो होता है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है, इसके कोफिशिएंट यानी 1 से लेकर -1 तक। तो ये आपने सारे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाए हैं। तो आपको क्या मिलता है नीचे जब आप देखते हैं v, तो v जब आपने लिया तो ये आपने लिया यहाँ पर,
तो इसके अंदर वैल्यू आप रखते हैं e की पावर आई जेड, जेड की वैल्यू रखी, डी जेड की वैल्यू रखी, लिमिट रख दी 1 से -1, दोनों का इंटीग्रेशन किया, लिमिट रखी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, एक इक्वेशन ये मिली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा पाथ क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पाथ, तीसरा पाथ है हमारे पास ए ई के अलोंग यानी C3 के अलोंग। जब आप C3 की बात करते हैं तो ये लाइन कैसी है, 45 डिग्री बनाती हुई, एंगल बनाती हुई लाइन होती है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू x होती है। तो जब आप इसके अंदर क्या रखते हैं, इस y लाइन के अलोंग जब आप करेंगे तो y इक्वल टू एक्स रखा, z में रखा, तो z इक्वल टू कितना आ गया, 1 + ix डी जेड, ये आ गया। अब इस बार जब आपने सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो इंटीग्रेशन किसके अलोंग कर रहे हैं, x के अलोंग। तो आप देखेंगे इस लाइन में x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो आप यहाँ देखते हैं x -1 से लेकर +1 तक वेरी करता है। तो लिमिट हमारे पास क्या होगी, -1 से लेकर +1 हो गई। सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाए, इसमें लिमिट में लगाया आपने, इसमें तो क्या मिला आपको, ये मिला, I3 आपके पास ये आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तीनों इक्वेशन को जब आपने ऐड किया तो आपके पास क्या है, e की पावर आयोटा -1, e की पावर आयोटा -1, e की पावर माइनस आयोटा +1, e की पावर -1, ये सब आपके पास आए और ये सब क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब आपकी कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। मतलब जब आपने इस क्लोज कर्व के अलोंग आपने इंटीग्रेशन निकाला है, तो इस क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन निकालने पर आपसे ने क्या निकाला है कि आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ गई है। इसका मतलब आपकी थ्योरम क्या हो गई है, यहाँ पर वेरीफाई हो गई है। तो वेरीफाई करने में आपको आंसर 0 प्रूव करना था, ठीक है। आइए अब की बात करते हैं। इसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला की जब आप बात करते हैं तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में आपको सबसे पहले इसका प्रूफ करना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसका स्टेटमेंट पढ़ना है और बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है या फिर इसका प्रूफ भी आ जाता है। तो आपको इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी। कोई एफ जेड कोई फंक्शन है किसी क्लोज कर्व सी के ऊपर या किसी क्लोज कर्व सी के अंदर क्या है, एनालिटिक है, एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी। ए क्या है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, तो ये जो फंक्शन है एफ ए, तो एफ ए की अगर आप वैल्यू निकालें जेड की जगह रखने पर किसके बराबर होगा, 1/2πi सी इंटीग्रेशन किसके अलोंग, सी के अलोंग करें, एफ जेड जेड माइनस ए अपॉन डी जेड, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, एफ ए इक्वल टू दिस आपको प्रूव करना है। तो आपने क्या कर लिया, लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। आपने कंसीडर एक फंक्शन किया विच इज एनालिटिक एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट ऑफ सी। क्लोज कर्व सी के अंदर सभी जगह एनालिटिक है एक्सेप्ट एट जेड बराबर ए। जेड इक्वल टू ए को छोड़कर सब जगह एनालिटिक है। तो ये जेड इक्वल टू ए कहलाती है, इसी सिंगुलरिटी कहलाती है। सिंगुलरिटी मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक ना होने का मतलब कि वहां पर फंक्शन इनफाइनाइट बन जाएगा। तो जेड इक्वल टू ए एक ऐसी वैल्यू है जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। तो इसलिए जेड इक्वल टू ए को आपने सिंगुलरिटी ले लिया है, तो फंक्शन सब जगह एनालिटिक है जेड इक्वल टू ए को छोड़कर इस फंक्शन के इस दिए गए रीजन के अंदर। तो आपने क्या कहा, ड्रॉ ए सर्किल C1। आपने एक सर्किल C1 ड्रॉ किया विद ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेते हुए, एंड रेडियस क्या ले लिए, रो ले ली है, दैट C1 लाई एंटरली इंटायर द सी। सी के अंदर आपने एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस आपने क्या ली है, रो ली है, और सेंटर क्या लिया है, ए लिया है। और आपने क्या विच लाइज एंटायरली, ये पूरा का पूरा जो आपने C1 नया एक सर्किल लिया है वो किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो दस एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन सी एंड C1। अब देखिए इसको फिगर के थ्रू आप देख लीजिए। आपने पहले क्या बनाया, C1 बनाया है, पहले सी बनाया है बड़ा गोला, ये इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट लिया, सेंटर ए लिया, एक छोटी सी रेडियस ली रो, और इसके अंदर एक और सर्किल बना दिया C1। तो अब इसके अंदर तो आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि ये तो ए वाला पार्ट हो गया, इस पर तो एनालिटिक नहीं है। तो अब आपका फंक्शन एनालिटिक किस रीजन में है, ये जो बीच का इनके रीजन बचा हुआ है, इस बीच के बचे हुए रीजन में आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। किस किस के बीच में, सी और C1 के बीच वाले पार्ट। तो हम क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं और अपने रीजन को मल्टीपल कनेक्टेड से सिंपल कनेक्टेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक बीच में आप लाइन यहाँ बना लेते हैं, और इस टाइप का बनाने से ये एक सिंपल एक रिंग शेप में आपके पास ही आ गया है। तो आप क्या करेंगे, ये C1 आपने एक सर्किल ले लिया, एक C ले लिया, इनके बीच के हिस्से में यानी इस वाले पोर्शन में जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पोर्शन में आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। ए को छोड़कर सब जगह बीच में एनालिटिक। तो आपने क्या कहा, बाय कॉची थ्योरम से आप क्या जानते हैं कि अगर आप इसके लिए लें एफ जेड अपॉन जेड माइनस के लिए लें, तो जब आपको मल्टीपली कनेक्टेड के लिए बात कही गई थी तो C1 के लिए लें या सी के लिए लें, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपसे ये बात तब भी कही गई थी कि अगर उसके अंदर आपने अपने रीजन को दो रीजन में तोड़ लिया है तो दोनों रीजन के अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो सी के लिए लें या C1 के लिए लें, वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये जो आपके पास सर्किल की इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स प्लेन में किससे डिनोट करते हैं, जेड माइनस ए इक्वल टू आर। ए क्या होता है, सेंटर होता है, आर क्या होती है, रेडियस। यहाँ रेडियस क्या दी हुई है, रो आपको दी हुई है, तो जेड माइनस ए इक्वल टू रो आ गया। जब आप इधर का मॉडुलस हटाते हैं तो इधर का वन लेने के लिए ई की पावर आई थीटा यहाँ पर आप ले लेते हैं। ई की पावर आई थीटा आपके पास वैल्यू होती है यहाँ पर। तो ई की पावर आई थीटा आपने क्यों लिया है, क्योंकि आपको यहाँ से मॉडुलस एक साइड का लेना है, तो जब इधर के
मॉडुलस को हटाते हैं तो इधर ई की पावर आई थीटा आप ले लेते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू को यहाँ पर लेना होता है। जेड माइनस ए का मॉडुलस लिया आपने, मॉडुलस हटा लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी अपने आप में सेपरेटेड हैं। जब इधर का मान लेंगे तो 1 की जगह आप ई की पावर आई थीटा लेते हैं, क्योंकि ई की पावर आई थीटा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, जिसकी वैल्यू 90 के लिए क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अब आपने ये क्या ले लिया, जेड माइनस ए इक्वल्स टू रो ई की पावर आई थीटा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो डी जेड आपको मिल गया। अब सारी की सारी वैल्यू आप लगा दीजिए, जेड माइनस ए आपके पास है, डी जेड आपके पास है, ऊपर वाले C1 में आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर जब आपने एफ जेड की वैल्यू लगानी है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की, और डी जेड की वैल्यू लगानी है, तो आपने ये लगा ली। तो ये आपने क्या लेनी है, लिमिट क्या होती है सर्किल की, जब आप बात करते हैं 0 से 2 पाई आप लिमिट लेंगे, और एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू लगानी है। तो एफ जेड कितना है आपके पास, फंक्शन एफ जेड की जगह क्या रख लेंगे, एफ ये रहा हमारे पास, और जेड कितना है, ए प्लस रो ई की पावर आई थीटा, जेड इक्वल टू ए इधर चला जाएगा, और ये रो ई की पावर आई थीटा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। z की जगह आपने ये वैल्यू रखी, z माइनस ए की वैल्यू रो ई की पावर आई थीटा, और डी जेड की वैल्यू आई रो ई की पावर आई थीटा, और लिमिट क्या होती है सर्किल के केस में 0 से 2 पाई होती है। ठीक है, तो ये आपने लिया। अब जब आई आपने बाहर निकाल लिया है इसका, ये आई क्या आ जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा 0 से 2 पाई एफ ए की पावर आई थीटा एज इट इज, इसमें रो से रो कैंसिल, ई की पावर आई थीटा था, आई थीटा कैंसिल, ये डी थीटा आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से आपने क्या लिया, ये आपके पास जो इक्वेशन पूरी आ गई है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, चूंकि ये C1 ले लीजिए या C ले लीजिए, दोनों इक्वल रखे हैं आपने, तो ये इसके इक्वल आपके पास आ गई है। अब लिमिटिंग केस में क्या होगा, सर्किल C1 श्रिंक्स टू द पॉइंट ए, इट मींस रो टेंडिंग टू 0। ये जो आपके पास जो आपने सर्किल C1 लिया है, ये बहुत ही छोटा सा सर्किल है, जिसकी रेडियस क्या है, बहुत सूक्ष्म है, जिसको आप 0 की तरफ टेंड ले सकते हैं। इसके अंदर जो आपने छोटा सा हिस्सा लिया है सर्किल C1 के, C के अंदर छोटा सा हिस्सा C1, तो इसकी रेडियस को आप टेंड्स टू 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सर्किल है। तो आपने क्या लिया, रो टेंडिंग टू 0 लिया आपने, तो आई 0 से पाई एफ ए आपके पास आ गया, क्योंकि रो टेंडिंग टू 0 लेने पर ये क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास, तो एफ ए और डी थीटा आ गया। आई आपने बाहर लिया, एफ ए 0 से 2 पाई डी थीटा, तो ये कितना आ गया आपके पास, जब आपने इसके अंदर लिमिट रखी तो डी थीटा की जगह इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की लिमिट रखेंगे 2 पाई, 0 रखने पर 0, 2 पाई आई एफ ए आ गया। जब आपने क्या करा, इस 2 पाई आई को इसके नीचे ले गए, तो एफ ए की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 1/2 पाई आई सी एफ जेड जेड माइनस। तो ये प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। ज़्यादा इसके अंदर कुछ काम नहीं है, एक सर्किल बनाइए C, उसके अंदर एक छोटा सर्किल C1 लीजिए, उसकी इक्वेशन आपको वेल नोन होती है, सर्किल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में जेड माइनस ए इक्वल टू रो, दोनों साइड का मॉडुलस हटाने के लिए जब आप हटाते हैं तो इधर का मॉडुलस लेंगे तो इधर का ही मॉडुलस, तो रो साथ में मॉडुलस 1 लेते हैं, मॉडुलस 1 की वैल्यू रो ई की पावर आई थीटा होती है, रो अपनी जगह रखा हुआ है, ये आपने ले लिया। यहाँ से डी जेड आपने निकाल लिया, डी जेड आपके पास आ गया, जेड आपके पास ऑलरेडी है ए प्लस रो ई की पावर आई थीटा, ऊपर के फंक्शन में आपने वैल्यू रख दी जेड की और जेड माइनस ए की और डी जेड की, सारी वैल्यू रखी, कैंसिल आउट किया। जब C है तो आप जब C1 के लिए आपने लिया है तो वो C के जो इस इंटीग्रेशन को आपने C1 के अलोंग लिया है वही C के अलोंग भी होता है, वो भी आपने लिया, तो ये दोनों सेम आ गए। अब क्या है, रो चूंकि ये C1 क्या है, बहुत छोटा सर्किल है, उसकी रेडियस को आप टेंडिंग टू 0 ले सकते हैं, एक टेंड्स टू 0 आपने इसके अंदर रो रख दिया, ये आ गया 2 पाई आई क्या आ गया आपके पास, बाहर आ गया है, एफ ए इधर आ गया, तो एफ ए की वैल्यू को आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, इस फॉर्मूले का जब आप न्यूमेरिकल में प्रयोग करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला साइड एक तरफ 2 पाई आई एफ ए, यानी इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई एफ ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ था, इसको आप अच्छे तैयार करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सअप पर या फिर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम लेंगे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और एवरी ईयर वहाँ से आता ही आता है। थैंक यू स्टूडेंट।